वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में क्लास 12th के टॉपिक्स में पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 21 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो रोल होता है उसको। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर है 61। यहाँ पर आर्टिकल है 2.9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो ये हम समझेंगे। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स वर डिस्क्राइब ब्रीफली इन चैप्टर 1। बच्चों ये चैप्टर 2 का पार्ट है, पेज नंबर 67 पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर है जैसा आपको पता है। कंडक्टर्स कंटेन मोबाइल चार्ज कैरियर्स। हमें पता है कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, और अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो उनके पास आयंस होते हैं। और अगर कोई गैस है जो कि आयनाइज्ड स्टेट में है तो वो भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, उसके पास चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। इन मेटेलिक कंडक्टर्स दीज चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। इन ए मेटल द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पार्ट अवे फ्रॉम देयर एटम्स, यानी वो फ्री होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एंड आर फ्री टू मूव। तो वो क्रिस्टल लैटिस में चलने के लिए फ्री होते हैं। ये सारी डिटेल लिंक हो जाएगी बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जब हम बात करेंगे करंट की। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री विद इन द मेटल बट नॉट फ्री टू लीव द मेटल। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना है किस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं क्लियर कर देता हूँ। आपने केमिस्ट्री में मिक्सचर्स पढ़े बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब लिंक्ड है आपस में, तो लिंक करके समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपने मिक्सचर्स पढ़े, मिक्सचर कैसा होता है। जैसे मिक्सचर में रेशियो कुछ फिक्स नहीं है। शरबत मिक्सचर का एक एग्जांपल है। तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, किसी को शक्कर ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा मीठा कर सकता है, शक्कर ज़्यादा कर सकता है, उसमें फ्लेवर ज़्यादा चाहिए, फ्लेवर ज़्यादा कर सकता है। तो इसी तरह से अगर हम मेटल का मिक्सचर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्रास, जिसको हम हिंदी में पीतल कहते हैं, तो मेटल का मिक्सचर आपने बनाया, ब्रास बनाया। ब्रास को बनाने के लिए हम कॉपर और जिंक को मिक्स करते हैं। अब कॉपर कितना, जिंक कितना, रेशो हम चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरह के ब्रास हम बना सकते हैं। तो मेरा जो सवाल है जिसका जवाब आपको देना है, वो सवाल ये है कि ब्रास में जब हमने तांबा और जस्ता यानी कॉपर एंड जिंक मिलाया, तो क्या कॉपर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो जिंक के क्रिस्टल लैटिस में जाएंगे या नहीं। जिंक के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉपर की टेरिटरी में आएंगे या नहीं उस मिक्सचर पीतल यानी ब्रास में। तो क्या लगता है आपको। तो इसके क्लियरिटी के लिए इस लाइन को हम वापस से पढ़ते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री विद इन द मेटल। जिंक है तो जिंक के इलेक्ट्रॉन जिंक में घूमने के लिए फ्री हैं, बट नॉट फ्री टू लीव द मेटल। मीन्स कॉपर के पास नहीं जाएंगे बच्चों, और कॉपर वाले जिंक के पास नहीं आएंगे। यही कारण है कि मिक्सचर जो होता है उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सभी गुण मौजूद होते हैं, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, वो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। जबकि मिक्सचर में वो प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती हैं जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी। तो इस फैक्ट को आप लाइफ से लिंक करके समझ सकते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए काइंड ऑफ गैस। बच्चों सारे कंसेप्ट जो है लिंक हो रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि मोशन ऑफ चार्ज की बात हम कर रहे हैं। दे कोलाइड विद ईच अदर, आपस में टकराते हैं, एंड विद द आयंस, दूसरे आयंस से, एंड मूव रेंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस। टकराने के बाद क्योंकि इनके सभी कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन्स होते हैं, जैसा कि हमने क्लास 11th में वर्क एनर्जी पावर में कॉलिजन में पढ़ा। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, दे ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको हम और क्लियरली पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा, यानी नेगेटिव चार्ज हमेशा किधर ड्रिफ्ट करेगा, किधर बहेगा। ड्रिफ्ट करना यानी बहना, किधर बहकर जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये बहकर जाएगा। द पॉजिटिव आयंस मेड अप ऑफ द न्यूक्लियाई। अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बच गया वो क्या है, पॉजिटिव आयन है, जिसमें न्यूक्लियाई है।
एंड द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल के जा चुके हैं तो बाकी जो पीछे बचे वो इलेक्ट्रॉन चार्ज में कम है। ओवरऑल एटम न्यूट्रल था, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, केमिस्ट्री से लिंक कर लो, फिजिक्स से लिंक कर लो, तो अभी वो पॉजिटिवली चार्ज है जो बचा हुआ हिस्सा है, पर वो रिमेन हेल्ड इन देयर फिक्स्ड पोजीशन, जहाँ है वहीं रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम सॉलिड के अंदर मूव करने के लिए फ्री नहीं है। इलास्टिसिटी वाला मॉडल आपको पता होगा, अपनी पोजीशन रिजिड बॉडी में अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकते। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, जबकि अगर हम बात करें किनकी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, जैसे कि किसी बैटरी में जो सॉल्यूशन होता है, अमोनियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइट। द चार्ज कैरियर्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों होते हैं, बट द सिचुएशन in this case is more involved. The movement of charge carriers is affected both by the electric field as well as also by the so called chemical forces, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। किन केमिकल फोर्सेस की बात की जा रही है बच्चों? एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है। जैसे पानी जो बहता है वो किस वजह से बहता है? पानी बहता है ऊंची जगह से नीची जगह, यानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ पानी बहता है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन हाइट, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली चार्ज जब बहेगा तो किधर से किधर बहेगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो इट इज़ मैटर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल का जब डिफरेंस होगा, एक जगह पोटेंशियल ज़्यादा है दूसरी जगह पोटेंशियल कम है, तो चार्ज बहकर जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये कौन से केमिकल फोर्सेस की बात कर रहे हैं बच्चों? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी का एक अलग नाम, अलग फॉर्मेट में उसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कहने के लिए उसका नाम फोर्स है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट फोर्स जैसा कुछ नहीं है। तो ये उसी की बात की जा रही है यहाँ पर, केमिकल फोर्सेस, EMF, नाम फोर्स दे दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वी शैल रेस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू मेटेलिक सॉलिड कंडक्टर्स, हम सिर्फ उन्हीं की बात यहाँ करने वाले हैं। लेट अस नोट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इससे पहले कि हम कंडक्टर में चार्ज के मोशन को डिस्कस करें, हमें अच्छे से समझ लेना है कि चार्ज जब रेस्ट पर रहता है स्टेडी स्टेट में, तो कंडक्टर्स में क्या सिचुएशन है। तो हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्टेशनरी स्टेट में जब चार्ज रह रहा है तो कंडक्टर्स की क्या सिचुएशन है। तो पॉइंट्स में समझेंगे बच्चों, कुल मिलाकर 5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पहला है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। देखो गौर करो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा है, क्या लिखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। स्टेशनरी स्टेट में कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होता, पर जैसे हम डायनामिक स्टेट में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर उसमें चल रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स उस पर लगेगा, और वो फोर्स लगाने के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उस पर वो फोर्स लगाएगा। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो सकता है डायनामिक स्टेट, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्टैटिक स्टेट नहीं होता, 0 होता है। कंसिडर ए कंडक्टर, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो चार्ज हो, देयर में आल्सो बी एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बाहर हम फील्ड लगा सकते नहीं, वो कंडक्टर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा हो सकता है। बट द स्टैटिक सिचुएशन में क्या होता है? इन द स्टैटिक सिचुएशन व्हेन देयर इज नो करंट इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और जो बहुत सारी फाइन डिटेल आ गई इस लेक्चर में, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये बहुत समझने के हैं। NCERT में बहुत सारी फाइन डिटेल्स इनबिल्ट है। जब कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है, अंदर कौन सी करंट फ्लो होती है? जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है या 0 होती है, DC फ्लो होती है वायर में अंदर वॉल्यूम में। ऑन दी सरफेस पर कौन सी फ्लो होती है? जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसको बोलते हैं हम स्किन इफेक्ट। ऐसे सुन लो, मान लो ऐसा कुछ होता है, आगे पढ़ेंगे।
तो एसी कहाँ फ्लो होती है? सरफेस पर। यही कारण है कि एसी वाले वायर्स हम लेते हैं मल्टी स्ट्रैंड, सरफेस एरिया ज़्यादा हो। आपने देखा खंभों पे जो तार जा रहे हैं, ये घरों में आ रही है अल्टरनेटिंग करंट एसी, खंभों पे जो तार जा रहे हैं वो गुथे हुए हैं, गुथे हुए, एक सिंगल रॉड नहीं है, कई तार हैं जिनको चोटी की तरह गूंथ दिया गया है आपस में, तो मल्टी स्ट्रैंड वायर्स हैं। तो एसी के लिए हम प्रेफर करते हैं मल्टी स्ट्रैंड वायर, जबकि डीसी के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल स्ट्रैंड वायर, क्योंकि डीसी वॉल्यूम में फ्लो होती है, एसी सरफेस पर फ्लो होती है। तो यहीं पर क्लियर कर दिया गया। तो अभी कोई तरह की, किसी तरह की, ना एसी है ना डीसी है, कोई भी करंट उसमें नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। दिस फैक्ट कैन बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। यानी कंडक्टर वो होता है, ये कंडक्टर को आपको केमिस्ट्री में भी डिफाइन करवाया जाता है, बोलते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर सकते हैं उसके क्रिस्टल लैटिस में, उसको बोलेंगे कंडक्टर। फिजिक्स में भी डिफाइन किया जाता है अलग अलग तरह से। तो एक ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर वो है जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज़ीरो होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर ज़ीरो है तो हम उसको बोलेंगे कंडक्टर। ये कंडक्टर हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो डाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट ज़ीरो, द फ्री चार्ज कैरियर्स, मान लीजिए ज़ीरो नहीं है तो क्या होगा? कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, बाहर से हमने फील्ड लगाया, कोई चार्ज वहाँ पे मूविंग स्टेट में क्यों आएगा? द फ्री चार्ज कैरियर्स वुड एक्सपीरियंस फोर्स एंड ड्रिफ्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता या होगा तो ये जो फ्री चार्ज कैरियर हैं उन पे फोर्स लगेगा और वो चलेंगे। इन द स्टैटिक सिचुएशन द फ्री चार्जेस हैव टू डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्व्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड। और ये इस तरह से चलेंगे कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन रीअरेंज होकर इस तरह से हो जाएगा कि वो जो फील्ड है वो ज़ीरो हो जाए। देखिए पानी कहीं पर है, सरफेस ऊंची नीची है, तो पानी तब तक बहेगा जब तक कि लेवल सेम ना हो जाए। तो वैसे ही चार्जेस अपने आप को रीअरेंज करेंगे जब तक कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ना हो जाए। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, यहीं फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया, वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इट बिकम्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो चार्ज जो बहता है इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पोटेंशियल, ये समझना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हुआ? कंसेप्ट हमने समझा, जिस कंसेप्ट को इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। तो बच्चों ये था पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में। बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर हुए बच्चों इसमें, और कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, सरफेस की बात करते हैं। एट दी सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, अगर वो कंडक्टर चार्ज है, उसको चार्ज आपने दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा। इफ़ इवन नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, मान लीजिए नॉर्मल नहीं है, इसको समझ रहे हैं, इसको प्रूव करने को आपको कहा जाता है प्रूव दैट। तो उसका प्रूफ में थ्योरेटिकल प्रूफ है बच्चों, यही लिखते हैं, यही लैंग्वेज आएगी। अगर ई नॉर्मल नहीं होता, इट वुड हैव सम नॉन ज़ीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ डायग्राम बनाकर। व्हाट डज इट मीन? जो हम कहने जा रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल नहीं होगा तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई कंपोनेंट होगा जो सरफेस के पैरेलल होगा। तो अगर कोई कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल है, इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए ये कोई सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तो हम कह ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसके पास यहाँ कुछ चार्ज है जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना होकर कुछ एंगल पर है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और दूसरा जो कंपोनेंट है उसे मैं इसके पैरेलल दिखा सकता हूँ अलोंग द सरफेस। अब मान लीजिए यहाँ कोई पैरेलल कंपोनेंट अगर आ गया है और कोई चार्ज
हम यहाँ पर छोड़ें प्लस क्यू, तो किधर मूव करेगा बच्चों? अलोंग दी सरफेस मूव करेगा, अलोंग दी सरफेस मूव करेगा और इस तरह से अपने आप को रीअरेंज करेगा कि ये कंडक्टर की सरफेस के अलोंग वाला कंपोनेंट ज़ीरो हो जाए। जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाएगा तब तक ये मूव करता रहेगा। अब इसको लिंक करते हैं, 11th क्लास में लिंक करते हैं। आपने पढ़ा था वाटर की जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है वो ज़ीरो होती है, पढ़ा था ऐसा? रिकॉल करके देखना, 11th की बुक खोल के देखना। यानी उस पर आपने ज़ीरो होती है कि इन्फिनिटी होती है ना, ये आपको डिसाइड करना है। अगर मैंने थोड़ा सा भी टेंजेंशियल फोर्स लगाया वाटर की सरफेस पर तो इनडेफिनेटली वाटर एक्सपांड होता चला जाएगा, फैलती चली जाएगी वो लेयर, इनडेफिनेटली एक्सपांशन। यानी स्ट्रेस लगाने पर इनफाइनाइट स्ट्रेन मिल रहा है तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है उसकी कितनी हो गई? ज़ीरो हो गई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ वही बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा तो चार्ज मूव करेगा, और मूव तब तक करेगा जब तक वो कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ ना कुछ वर्क होगा, पर हम जानते हैं कंडक्टर की सरफेस इक्वी पोटेंशियल होती है, तो यहाँ पे कंसेप्ट कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, यानी वायलेशन हो जाएगा किस कंसेप्ट का? कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन ज़ीरो होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, आप समझ गए होंगे। मैं अलग शब्दों में दोबारा से समझा देता हूँ। फ्री चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर वुड देन एक्सपीरियंस फोर्स एंड मूव इन द स्टैटिक सिचुएशन, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड हैव नो टेंजेंशियल कंपोनेंट। नहीं तो स्टैटिक स्टेट रहेगी नहीं ना, डायनामिक स्टेट हो गई। दस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, ऐसा होना चाहिए। फॉर कंडक्टर विदाउट एनी सरफेस चार्ज डेंसिटी फील्ड इज ज़ीरो इवन एट द सरफेस। जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, चार्ज डेंसिटी नहीं है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, फील्ड सरफेस पर भी ज़ीरो होगा। और अगर है चार्ज कंडक्टर है तो फील्ड जो है नॉर्मल होगा 90 डिग्री। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, समझते हैं। द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन में किसी कंडक्टर के अंदर, इंटीरियर अंदर की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं हो सकता। अब ये जो एक्सेस वर्ड आया इसको लिंक कीजिए। आपने सरफेस टेंशन जब क्लास 11 में पढ़ा था तो वहाँ एक्सेस प्रेशर पढ़ा था, एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर, तो वहीं से आया, उसी लैंग्वेज का पार्ट है। ए न्यूट्रल कंडक्टर हैज़ इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एवरी स्मॉल वॉल्यूम और सरफेस एलिमेंट। ऐसा होता है जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, क्योंकि एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, हम जानते हैं। व्हेन द कंडक्टर इज चार्ज द एक्सेस चार्ज कैन रिजाइड ओनली ऑन द सरफेस। अगर चार्ज दिया जाएगा तो सिर्फ सरफेस पर रहेगा। इन द स्टैटिक सिचुएशन, डायनामिक सिचुएशन में अंदर हो सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे चार्ज अंदर होगा, मूव भी करेगा, पर स्टैटिक सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। दिस फॉलोज फ्रॉम द गॉस लॉ। गॉस लॉ से हम प्रूव कर सकते हैं। कंसिडर एनी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम एलिमेंट V inside a conductor on the closed surface as bounding the volume element V. Electrostatic field is zero क्योंकि सारा का सारा चार्ज बाहर है। Sigma Q is zero. Thus the total electric flux through S is zero. Hence by Gauss law there is no net charge enclosed by S. वहाँ पर फील्ड लाइंस ही नहीं है बच्चों, फील्ड लाइंस नहीं है, फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स जीरो है तो चार्ज भी ज़ीरो है। और इसका उल्टा भी सही है, वाइस वर्सा वाली सिचुएशन है। But the surface S can be made as small as you like, that is the volume V can be made vanishingly small, बहुत छोटा मान लिया जाए। This means there is no net charge at any point inside the conductor. पूरे कंडक्टर में इस वॉल्यूम एलिमेंट को आप कहीं पर भी ले लें, पूरे कंडक्टर में कहीं कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। एंड एनी एक्सेस चार्ज मस्ट रिजाइड्स एट द सरफेस। जो भी है सिर्फ सरफेस पर रहेगा। कंडक्टर को जो भी चार्ज दिया जाएगा, यहाँ से प्रॉपर्टी बन जाती है जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में डिस्कस किया था। द होल चार्ज, सारा का सारा चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, जो कि किसी कंडक्टर को दिया जा रहा है, ऑलवेज रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस ओनली इन स्टैटिक सिचुएशन। चौथे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। आपसे पूछा जाता है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन को घुमाकर पूछते हैं। बोलते हैं चार्ज कंडक्टर है, उसकी सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, बताओ उसके सेंटर पर कितना होगा? 10 वोल्ट।
उसके अंदर r/2 डिस्टेंस पर कितना होगा 10 वोल्ट। दिस फॉलोज फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 अबव सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर। और रिलेशन आप जानते हैं, मैं याद दिला देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन था बच्चों? ये रिलेशन था स्पेशल रिलेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर और पोटेंशियल है स्केलर। तो E होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस dV/dr। डायरेक्शन के लिए हम यहाँ लगाते हैं r कैप, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन देखने को मिल रहा है, जब V कांस्टेंट होगा तो हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो E अगर 0 है तो V क्या है? कांस्टेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो E is 0 inside the conductor and has no tangential component on the surface. Potential constant रहेगा. No work is done in moving a small test charge within the conductor and on its surface. That is, there is no potential difference between any 2 points inside or on the surface of the conductor. Hence the result क्या मिला हमको? If the conductor is charged, electric field normal to the surface exists. This means potential will be different for the surface and a point just outside the surface. Along radial आप जा रहे हैं, radial direction, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, सरफेस पर अलग होगा, पर सरफेस के टेंजेंशियल कोई कंपोनेंट नहीं होगा। यानी सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स ऑफ आर्बिट्रेरी साइज, कैसा भी साइज बड़ा छोटा ले लें, शेप कैसा भी शेप ले लें, एंड चार्ज कन्फिग्रेशन कैसा भी ले लें, ईच कंडक्टर इज करेक्टराइज बाय ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल रहने वाला है कांस्टेंट, बट दिस कांस्टेंट में डिफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अदर। अलग अलग कंडक्टर इंडिविजुअली इक्वी पोटेंशियल होंगे, जो भी अलग अलग चार्ज कंडक्टर से। 5वें पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कितना होगा, एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जहां पर सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी और डायरेक्शन होती है रेडियल एन कैप। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। इस रिजल्ट को अगर आपको डिराइव करना है तो मान लीजिए ये पिल बॉक्स है, जैसा आप डब्बा देख रहे हैं ये, और शॉर्ट सिलेंडर माना हमने। एज अ गॉसियन सरफेस अबाउट एनी पॉइंट P on the surface as shown figure 2.17, the pill box is partly inside and partly outside the surface of the conductor. It has a small area of cross section delta s and negligible height. ये हमने इसके लिए माना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। जैसे यूँ मान लीजिए मठरी जब बनाते हैं हम, मठरी बनाने के लिए तरीका ये होता है, या तो छोटे छोटे लोई बेलकर उसको गोल बेला जाए बेलन से, मठरी नाश्ते के लिए जो बनाते हैं हम, या फिर दूसरा तरीका ये होता है बच्चों, बड़ी सी रोटी बेल ली जाए और उसमें कटोरी लेकर कट लगा दिया कट। तो ये वही सिचुएशन है, कटोरी लेकर आप कट लगा रहे हैं तो उस रोटी का जो हिस्सा इसके अंदर आ रहा है उतना चार्ज इसके अंदर कंटेंड है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर। नेग्लिजिबल हाइट, जस्ट इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, ऐसा हम जानते हैं। जस्ट आउटसाइड द फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस with magnitude E, वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। Thus the contribution to the total flux through the pill box comes only from the outside circular cross section of the pill box. This equals plus minus E into delta S, यानी एरिया को मल्टीप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स निकालने के लिए। अगर ये सिग्मा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव होगा, बाहर की तरफ जाएगा फील्ड फ्लक्स, और सिग्मा लेस देन 0 नेगेटिव है तो अंदर की तरफ जाएगा। सिंस ओवर द स्मॉल एरिया डेल्टा एस ई मे बी कंसिडर्ड कांस्टेंट, मान सकते हैं हम, एंड ई एंड डेल्टा एस आर पैरेलल, तो उनके बीच का एंगल 0 हो गया, और एंटी पैरेलल है तो 180 हो गया। दोनों ही केस में द चार्ज एनक्लोज बाय द पिल बॉक्स सिग्मा इंटू डेल्टा एक्स, तो गॉस लॉ से हम लिख सकते हैं ई इंटू डेल्टा एस, यानी डॉट ए, ई डॉट ए की जगह ई ए कॉस थीटा 1 हो गया, ई डेल्टा एस इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 गॉस लॉ से, और यहीं से हमें मिल रहा है रिजल्ट ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो कैसा भी चार्ज कंडक्टर हो उसकी सरफेस से जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। जस्ट बाहर क्यों बोला, क्योंकि गॉसियन सरफेस हम उससे टच करते हुए नहीं ले सकते, कोइंसाइड नहीं करा सकते, तो जस्ट आउटसाइड। इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is normal to the surface, we get the vector relation
which is true for both signs of sigma. For sigma greater than 0, electric field is normal to the surface बाहर की तरफ. For sigma less than 0, electric field is normal to the surface inwards. इसलिए हम मॉडुलस लगा दिया हमने. वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो सिग्मा पॉजिटिव है तो प्लस आ जाएगा, सिग्मा नेगेटिव माइनस आ जाएगा. आखिरी पॉइंट 6, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों. शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इफेक्ट, ये इसके नाम है. केमिस्ट्री में आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ आप पढ़ते हैं शील्डिंग इफेक्ट. उसका मतलब ये हुआ था केमिस्ट्री में, मिलता जुलता मतलब यहाँ पर है. केमिस्ट्री में जब हम एक एटम की बात करते हैं जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर ऑर्बिट्स में और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर थोड़ा आउटर ऑर्बिट में, तो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स तक न्यूक्लियस का जो प्रभाव है, इफेक्ट, वो पूरा नहीं पहुंच पाता है क्योंकि इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ऐसा कहें हम, वो शील्ड कर लेते हैं, उसको रोक देते हैं और इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट केमिस्ट्री में. वैसे ही कुछ यहाँ पर है. कंसिडर ए कंडक्टर विद ए कैविटी. कंडक्टर है, उसमें छेद है, यानी हॉलो कंडक्टर विद नो चार्ज जिस इनसाइड द कैविटी. कैविटी में कोई चार्ज नहीं है. रिमार्केबल रिजल्ट इज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज 0. अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. whatever be the size and shape of the cavity and whatever be the charge on the conductor and the external fields in which it might be placed. जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट. वो रिजल्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज 0 whatever be the size and shape, whatever be the charge on the conductor, और कितने ही बड़े एक्सटर्नल फील्ड में उसे रखा गया हो, ये फील्ड उस कैविटी में नहीं जा सकता है. तो अगर हमें ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को बचाना है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के हार्मफुल इफेक्ट से जो उसे डैमेज कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, तो हम उनको कहाँ पर रख देंगे? इनसाइड ए हॉलो कंडक्टिंग केस. सो इट इज कॉल्ड, दिस मेथड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. We have proved a simple case of this result already. The electric field inside a charged spherical shell is 0. The proof of the result for the shell makes use of the spherical symmetry of the shell, but the vanishing of electric field in the charge-free cavity of conductor is, ये ध्यान रखना है, charge free. अगर कैविटी के अंदर चार्ज है तो वो तो होगा ही से. As mentioned above, a very general result. A related result is that even if the conductor is charged or charges are induced on a neutral conductor by an external field, all charges resides only on the outer surface of a conductor with cavity. अंदर देख रहे हैं आप, फील्ड 0 होगा, बाहर चार्ज हो सकता है, यहाँ कोई फील्ड नहीं होगा. ये सेफ जोन है. ये जितने भी बदमाश हैं ये सेफ हाउस में एंटर नहीं कर सकते. इट इज़ प्रोटेक्टेड. सो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड कर सकते हैं अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कंडक्टर लें. क्या हम ग्रेविटेशनल फील्ड से शील्ड कर सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट. तो आप पाएंगे उसका जवाब है नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड से शील्ड नहीं कर सकते आप. मैग्नेटिक फील्ड से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से कर सकते हैं. तो इसके बारे में सोचें. द प्रूफ्स ऑफ द रिजल्ट नोटेड इन फिगर 2.18 आर ओमिटेड हियर. जरूरत भी नहीं है, हम कर चुके हैं, बट वी नोट देयर इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन. उसके जो एप्लीकेशन पार्ट है उस पर चलें. वट एवर बी द चार्ज एंड फील्ड कन्फिग्रेशन आउटसाइड एनी कैविटी इन ए कंडक्टर रिमेन्स शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस. यही कारण है कि आप घर में देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है, चाहे वो DVD प्लेयर हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो म्यूज़िक सिस्टम हो, इन सब का जो डब्बा है वो इन जनरल एक मेटल का केस होता है. लैपटॉप की भी बात करें अगर हम, तो लैपटॉप दिखने में प्लास्टिक है, जब नो डाउट प्लास्टिक है, जब इसे खोलेंगे अंदर से तो आप पाएंगे इस प्लास्टिक के केस पर अंदर मेटल की कोटिंग है. बच्चों, मेटल स्प्रे किया हुआ है, मेटल की कोटिंग है, और वो कोटिंग बचाती है बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर जाने से और अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर आने से. शील्डिंग इज प्रोवाइडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स. द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज 0. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. द इफेक्ट कैन बी मेड यूज ऑफ in protecting sensitive instruments from outside electrical influence. Figure 2.19 आप देख लें, gives a summary of the important electrostatic properties of a conductor. इसमें जो हमने 6 के 6 पॉइंट पढ़े,
उनको इन्वॉल्व कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, इट इज़ इन रेडियल डायरेक्शन। अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0, रेडियली इनवर्ड्स, सिग्मा लेस देन 0। पोटेंशियल कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर, सरफेस पर जितना V इक्वल टू V0, अंदर भी उतना ही। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस चार्ज डेंसिटी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इनसाइड द कैविटी, बाहर भले ही चार्ज हो सकता है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। एग्जाम्पल 2.7 आप अपने आप कर सकते हैं। कोई बात नहीं समझ में आती है तो व्हाट्सएप नंबर नोट करें, उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं मुझसे। इट इज़ 9414489614। जल्दी मिलते हैं।